तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ABCD है। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे इट इज जस्ट लाइक एन ABCD ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जिस तरह से आपको अगर ABCD नहीं पता रहेगा तो आप सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे, उसी तरह से एग्जैक्टली अगर आज जो हम लोग अकाउंटेंसी में सीखने वाले हैं जिसको हम लोग जर्नल एंट्रीज के नाम से जानते हैं, अगर उसकी आइडिया उसकी कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो सिर्फ 11 ही नहीं क्लास 12 और जब तक तुम लोग अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक तुमको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आज का क्लास को बहुत अच्छी तरह से समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है और जो भी डाउट हो पूछना है। विदाउट क्लैरिफाइंग योर डाउट्स इस रूम से बाहर नहीं आना है। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज ये दो वर्ड को डिकोड करते हैं और इसका मतलब पहले समझते हैं कि जर्नल एंट्रीज ये टर्म का मतलब क्या होता है। जर्नल क्या है? जर्नल एक ऐसा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आते हैं उस न्यूज़पेपर को हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग डेली जर्नल बोलते हैं क्योंकि डेली हमें वो न्यूज़पेपर हमें ये बताता है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। आपके स्कूल के जो मैगजीन्स आते हैं राइट, जो एक साल पूरा स्कूल में क्या हुआ है उसका पूरा ब्यौरा, उसका पूरा इंफॉर्मेशन उस मैगजीन में रहता है। उस मैगजीन को भी जर्नल के नाम से जाना जाता है, बट उसे हम लोग एनुअल जर्नल बोलते हैं क्योंकि उस साल में एक बार निकलता है। अगर किसी ने स्पोर्ट्स मैगजीन सब्सक्राइब करके रखा है तो उसे हर महीना स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है वो पता चलता है थ्रू स्पोर्ट्स मैगजीन, करेक्ट, स्पोर्ट्स की दुनिया में। सो दैट इज व्हाट स्पोर्ट्स जर्नल, मंथली जर्नल। सो बेसिकली जर्नल शब्द का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें किसी भी चीज से रिलेटेड डे टू डे का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे। नाउ बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। दैट इज व्हाट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट। इफ यू रिमेंबर अकाउंटिंग का मतलब ने हमने ये बताया था, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग ऑफ व्हाट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखना ही क्या था? अकाउंटिंग था। इफ रिमेंबर अकाउंटिंग इंक्लूड्स द वर्ड काउंटिंग, हाँ या ना? तो राइट, जब हम लोग अपना और काउंटिंग मतलब मैंने क्या कहा था? काउंटिंग इन द इस सेंस में मतलब हम लोग किसी चीज का काउंटिंग रखना मतलब उस चीज का हिसाब रखना। सो बेसिकली मैंने कहा था कि देखो बेटा अकाउंटिंग को अगर एक वर्ड में समझा जाए तो वो हिसाब है, राइट। सो देयरफॉर जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, उन सब का हमें हिसाब रखना पड़ता है, उन सब का हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और जिस जगह, जिस बुक में, जिस जगह हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिस प्लेस में रिकॉर्ड करते हैं, उस जगह का नाम क्या बन जाता है? उस बुक का नाम क्या बन जाता है? जर्नल। बिकॉज इसका काम क्या हो गया? इस बुक से हमको बिजनेस का डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो सिंस ये डॉक्यूमेंट, ये जगह, ये बुक हमें बिजनेस से रिलेटेड डे टू डे बिजनेस के एक्टिविटीज के बारे में अगर हमको बता रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, सो देयरफॉर आई शुड नॉट हेजिटेट टू कॉल दिस बुक एज व्हाट? जर्नल, करेक्ट। एंड देन व्हेनेवर ये ट्रांजैक्शंस को जब हम लोग इसको यहां पे रिकॉर्ड करते हैं तो इसको एक और तरीका है कहने का कि मैं इन ट्रांजैक्शंस को, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग अपना जर्नल में क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? जर्नल में एंट्री करना। सो बेसिकली अपने ट्रांजैक्शंस को जर्नल में एंट्री करना या जर्नल में रिकॉर्ड करना, यही हो रहा है जर्नल एंट्री।
So recording your transactions in the journal proper, in the journal book, that is what the process, that process is basically nothing, that is journal entry. Now the question arises, how? हम लोग कैसे अपने बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हम लोग कैसे उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग अपने जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे? सो द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट, करेक्ट? से फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर ₹1000. नाउ दिस इज वेरी मच अ ट्रांजैक्शन. फर्नीचर खरीदा गया 1000 रुपया दे करके, ये एक ट्रांजैक्शन है. अब इस ट्रांजैक्शन को हमें अपना जर्नल में रिकॉर्ड करना है. इन शॉर्ट हमें जर्नल में इसकी एंट्री करनी है. तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस ट्रांजैक्शन को हम लोग यहां पे कैसे रिकॉर्ड करें, क्या लैंग्वेज में रिकॉर्ड करें, क्या भाषा में रिकॉर्ड करें. सो आपको आज यही सीखना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस है, इस ट्रांजैक्शंस को कैसे हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे हम लोग जर्नल में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. सो यहां पे जैसे बॉट फर्नीचर फॉर 1000, तो हम लोग इसको यहां ऐसा नहीं लिख सकते बॉट फर्नीचर फॉर 1000. वी कैन नॉट राइट इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में और इस रूप में, जिस रूप में ये दिया हुआ है, जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है बच्चा, इसी फॉर्म में आप इसको यहां पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आपको रिकॉर्ड यही करना है. आपको इसका मतलब, इसका मीनिंग चेंज नहीं करना है, बट इसको रिकॉर्ड आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज में ही करना है. अकाउंटिंग खुद अपने आप में एक लैंग्वेज है. अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है. बिजनेस अपने आप में बात नहीं कर सकता. तो बिजनेस के बिहाफ में कौन बात करता है? बिजनेस के बिहाफ में बात करता है बिजनेस की अकाउंटिंग, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एंड दैट इज व्हाई वी से दैट अकाउंटिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ business. So therefore we are here to today learn the language of the business, the language of accounting, because in that language we are going to record the transaction in the journal. To understand that language, we have to first understand one concept which is called dual aspect concept. Dual aspect concept, और इसे हम लोग डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से ही डबल एंट्री कॉन्सेप्ट आया. क्या है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है, हमें यह बताता है कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जब हम लोग करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का दो पहलू हमेशा होगा. डुअल मतलब दो, एस्पेक्ट मतलब नजरिया, दो पहलू, दो पॉइंट ऑफ व्यू. सो व्हेनेवर यू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन, यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू फाइंड दैट इस ट्रांजैक्शन में वो कौन से दो एस्पेक्ट है जिनका आपको हिसाब, जिनका आपको अकाउंटिंग करना है. अगर आप ट्रांजैक्शन का हिंदी शब्द लें तो हिंदी में ट्रांजैक्शन को हम लोग लेन देन का मतलब समझते हैं. सो द वेरी वर्ड लेन देन, सो लेन एंड देन, हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू है. सो देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यू. लेन दैट इज टेक एंड देन दैट इज गिव. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि जब आप एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं तो काइंडली आप उस ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करें. अब यहां जो मैंने ट्रांजैक्शन दिया है, बॉट फर्नीचर फॉर ₹1000, इस ट्रांजैक्शन में आप किस तरह दो पहलू को आइडेंटिफाई करोगे? आपको कैसे समझ में आएगा कि इस ट्रांजैक्शन में हमें किन किन चीजों का हिसाब रखना है? अगर आप ध्यान से देखोगे बॉट फर्नीचर ₹1000, तो यहां पर भी आपको कुछ गिव और टेक नजर आएगा. लेन देन कुछ यहां पे हो रहा है. और वो क्या है? अगर आप देखोगे तो आपने फर्नीचर खरीदा है ना फर्नीचर. सो आपका जो फर्नीचर है, इसको हम यहां पे फ्रेश लिखते हैं.
bought furniture for rupees 1000. Now फर्नीचर एक एस्पेक्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका लेन, दैट इज टेक, राइट. सो आपने जब एक फर्नीचर खरीदा तो 100% उसके एक्सचेंज में आपने कुछ तो दिया भी होगा, हाँ या ना. और आपने क्या दिया? 1000. दैट इज 1000, ये आपका देन, दैट इज गिव. सो यू कैन सी देयर इज अ गिव एंड टेक. सो आपने लिया क्या? फर्नीचर, और आपने दिया क्या? कैश. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें अलर्ट करता है और यह बोलता है कि देखो, जब तुम एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो तुम उसका एक पहलू पे नजर मत देना. तुम सिर्फ यह मत देखना कि तुम्हारे पास फर्नीचर आया और तुम फर्नीचर का हिसाब रखोगे. तुम सिर्फ यह मत देखना कि तुम्हारे पास से कैश गया और तुम्हें सिर्फ पैसा का ही हिसाब रखना है. डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि ट्रांजैक्शन का दोनों पहलू देखो, क्या आया और क्या गया. क्योंकि जब तुम हिसाब रखोगे तो हिसाब में तुमको फर्नीचर का भी अकाउंटिंग करना है, फर्नीचर का भी हिसाब रखना है और उसके साथ साथ कैश का भी हिसाब रखना है. क्योंकि तुम्हारे पास फर्नीचर बढ़ा प्लस फर्नीचर आया और कैश तुम्हारे पास क्या हुआ? कम हुआ. जब हम लोग हिसाब रखते हैं तो हिसाब में क्या होता है? और कुछ नहीं, प्लस और माइनस ही तो है. जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो क्या होगा? हिसाब में करना क्या है? जोड़ और घटाव, यही तो हिसाब, ऐसे ही तो रखा जाता है, प्लस और माइनस. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द language here is an English language, bought furniture for rupees 1000. The same thing you have to write in the language of accounts. And in order to understand the language of account, we have to first understand the concept behind the language of account. And what is the concept? The concept is dual concept or the double entry. इसी से आया double entry concept. क्या बोलता है? double entry concept भी सेम चीज बोलता है कि दो पहलू को नजर रखिए. डबल एंट्री का मतलब ये नहीं कि एक ट्रांजैक्शन को दो बार एंट्री करना. डबल एंट्री का मतलब एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू को एंटर करना. क्योंकि जितना से प्लस होगा उतना से माइनस होगा, जितना वैल्यू आएगा उतना वैल्यू ही जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 1000 का फर्नीचर लिया और हमने उसको 200 रुपया पेमेंट किया या 500 रुपया पेमेंट किया. देयर ऑलवेज बी एन इक्वल वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट. सो देयरफॉर जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब हम हिसाब रखेंगे तो हमको फर्नीचर का भी हिसाब रखना है और किसका हिसाब रखना है? कैश का भी हिसाब रखना है. दोनों का हिसाब आपको रखना है. दैट इज व्हाट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट टीचेस अस. नाउ इफ आई मेक अ ट्विस्ट हियर, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 1000 और मैं यहां पे लिख दिया ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम. नाउ इफ यू थिंक, इसी ट्रांजैक्शन को हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरा लेन है, टेक, करेक्ट. लेकिन नाउ 1000 रुपीज कैश जो मैं बता रहा था कि मैंने दिया, अब तो यहां मैंने उधार में लिया, मैंने तो क्रेडिट में खरीदा. तो जब मैं क्रेडिट में खरीदा तो मैंने क्या दिया? यहां तो मैंने फर्नीचर ले लिया, लेकिन अगर मैंने क्रेडिट में खरीदा मतलब मैं इसको पैसा बाद में दूंगा, आज नहीं दूंगा, कुछ दिन बाद दूंगा. यानी कि आज मैंने तो पैसा दिया नहीं. तो जब आज मैंने पैसा दिया नहीं तो फिर मैंने आज दिया क्या उसको? तब यानी कि कुछ नहीं दिया क्या? आज मैंने कुछ नहीं दिया, आज मैंने फर्नीचर लिया और पैसा नहीं दिया. तो आप बोल सकते हो कि भैया यहां पे तो लेन और देन हुआ नहीं, यहां तो सिर्फ लेन हुआ, आपने तो फिर फर्नीचर लिया, पैसा तो आपने दिया ही नहीं है. पैसा तो आप उसको फ्यूचर में देंगे. लेकिन बेटा आज आपने दिया है, आज आपने उसको दिया है क्या? अपना एक वादा. क्या वादा? कैसा वादा? वादा पैसा देने का. दैट प्रॉमिस यू हैव गिवन. एंड whom you have given this promise? This promise has been given to राम. यह प्रॉमिस किसको दिया गया? राम को दिया गया. सेन जिसको प्रॉमिस दिया गया है, अब आपको हिसाब किसका रखना पड़ेगा? राम का भी हिसाब रखना पड़ेगा. क्योंकि अब आपको राम को फ्यूचर में पेमेंट
करना है। सो देयरफॉर आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा व्यक्ति को हमको कितना पैसा फ्यूचर में, हर वो व्यक्ति का हिसाब तुमको रखना पड़ेगा जिसको तुमने प्रॉमिस किया है। क्योंकि जब तक तुम हिसाब नहीं रखोगे कि मैंने किसको किसको कितना का प्रॉमिस किया है, तो तुम अपना प्रॉमिस को पूरा कैसे करोगे? हाँ या ना? प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए आपको अपने प्रॉमिसेस को क्या रखना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। तो आपने जितने भी व्यक्तियों को प्रॉमिसेस दिया है, तो आप उन सबका हिसाब आपको रखना पड़ेगा। सो देयरफॉर देखो यहां पर भी दो पहलू है, आपको फर्नीचर का हिसाब रखना है और आपको अपने प्रॉमिस का हिसाब रखना है। जो प्रॉमिस आपने किसको दिया है? राम को दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो प्रॉमिस आपने किसको दिया है? राम को। सो देयरफॉर you have two aspects to record. Number one, what you got? Furniture. And what you gave? You gave what? Promise. To whom? To Ram. So therefore, in your books of accounts, आपको दो आइटम्स का नाम लिखना पड़ेगा, एक फर्नीचर और दूसरा राम। आपको दो आइटम्स का हिसाब रखना पड़ेगा, आपको दो आइटम्स की गिनती करनी पड़ेगी, एक फर्नीचर और दूसरा राम। राम कौन है? राम का नाम मैं क्यों लिख रहा हूं अपना खाता में? क्योंकि राम वो व्यक्ति है जिसको मैंने वचन दिया है कि मैं उसको पैसा दूंगा। इसीलिए मैंने खाता में एक नोट करके मेरे को रखना है कि मैंने किसको कितना का वचन दिया है पैसा देने का। समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? अब जिस तरह से हम लोग प्रॉमिसेस देते हैं, हो सकता है कि कोई हमको प्रॉमिस करे कि हम अगर किसी को सामान बेचे हैं उधार में, तो अगला हमको प्रॉमिस करेगा कि हम आपको पैसा देंगे, तो उस हिसाब से हम उसका भी नाम अपना खाता में लिखेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टीच यू इज दैट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल एस्पेक्ट। दैट इज व्हाट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट टीचेस अस। ये दो तीन एग्जांपल लेकर के आपको हम डुअल एस्पेक्ट समझाने मांग रहे थे, क्योंकि जब तक हम लोग डुअल एस्पेक्ट नहीं सीखेंगे, हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते। सो डुअल एस्पेक्ट क्लियर हो गया आप लोगों को कि डुअल एस्पेक्ट क्या है? हर ट्रांजैक्शन में आपको दो पहलू मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो पहलू, दो पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि एक सिक्का का दो पहलू होता है ना, हेड एंड टेल, उसी तरह से एक ट्रांजैक्शन का भी हेड एंड टेल है, और जितना हेड होगा उतना ही टेल होगा। दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा दोनों का। और आपका काम क्या है? दोनों रिकॉर्ड करना, दोनों पहलू को खाता में लिखना, दोनों पहलू को जर्नल में रिकॉर्ड करना। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में, जर्नल एंट्रीज। देखिए, मैंने आपसे अभी ये बताया कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग जो हिसाब रखते हैं अपने एसेट्स की, अपने खर्चों का, अपना आमदनी का, अपना लाइबिलिटीज का, जो भी हम लोग हिसाब रखते हैं बेटा, उन हिसाब में प्लस और यही दो चीज होता है हिसाब में। बेसिकली देयर इज प्लस एंड माइनस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। या तो हिसाब में किसी चीज की एडिशन होगा और या तो किसी का डिडक्शन, सब्ट्रैक्शन होगा। सो इधर देयर विल बी एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अभी इस रूम में 14 बेंचेस लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक, 14 बेंचेस लगे हुए हैं। नाउ इफ आई एम हियर टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द बेंचेस, हम पेन उसी समय उठाएंगे जब 14 से 15 होगा या तो 14 से 13 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेक्ट? अगर ये 14 के 14 ही है, देयर आर नो चेंजेस, हम रिकॉर्ड क्या करें? हम रिकॉर्ड करेंगे जब फर्नीचर, अगर मेरे पास 14 बेंचेस है, 14 बेंचेस में मैं जब मैं एक और खरीदूंगा, एड ऑन करूंगा, तो मेरा बेंचेस +1 होगा। और जब हम एक बेंचेस को बेच देंगे या एक बेंचेस को फेंक देंगे, तो मेरा 14 - 1 होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट वेरी सिंपल, कि बच्चा हम यहां पे चेंज रिकॉर्ड करने बैठे हैं। हम लोग यहां पे चेंज रिकॉर्ड करने बैठे हैं। हम लोग अकाउंट्स में जब हिसाब का बात करते हैं, तो हम लोग हिसाब में प्लस और माइनस का बात करते हैं। मैथमेटिक्स में जो प्लस और माइनस का काम है, मैथमेटिक्स में जो प्लस और माइनस का काम है, यहां पे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट का काम है। ये दो टर्म यूज किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने यहां पे 14 बेंचेस आपको बताया है कि मेरे पास 14 बेंचेस है। तो जब कल को मैं एक बेंच खरीदूंगा तो मैं अपना अकाउंट्स में कभी ये नहीं बोलूंगा +1 बेंच या फर्नीचर प्लस या बेंचेस प्लस, ये वर्ड हमको यूज नहीं करना है। हमको बात करना है किसके टर्म्स में? डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में बात करना है। सो डेबिट एंड क्रेडिट विच वी यूज इन अकाउंटेंसी, which we use in the process of accounting, perform the same function of plus and minus as they perform in mathematics. Because अब समझिए ना, मैंने आपको क्या सिखाया था पहला दिन में? अकाउंटिंग मतलब गिनती, हिसाब। बेटा हिसाब में सिर्फ प्लस ही होगा और यही तो है। सो डेबिट और क्रेडिट भी यही काम करता है। बहुत लोगों को डेबिट और क्रेडिट से कंफ्यूजन होता है कि हम किसको कब डेबिट करें, कब किसको क्रेडिट करें। सो आज वो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कह दिया कि डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? प्लस और माइनस। सो डेबिट कहीं कहीं प्लस का फंक्शन परफॉर्म करेगा और कभी कभी माइनस का भी फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्रेडिट भी कहीं कहीं प्लस का फंक्शन परफॉर्म करेगा और कहीं कहीं माइनस का फंक्शन परफॉर्म करेगा। हमारा काम आज यह है, यह सीखना कि कब क्या बढ़ने से डेबिट करते हैं और क्या बढ़ने से क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि डेबिट भी प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्रेडिट भी प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेबिट भी माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्रेडिट भी माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या बढ़ने से डेबिट, क्या बढ़ने से क्रेडिट, क्या बढ़ने से घटने से क्रेडिट और क्या घटने से डेबिट, यही हमें सीखना है। अकाउंट्स जब हम लोग मेंटेन करते हैं तो किनका बढ़ने घटने पे हम लोग शब्द डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली आप जब अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो आप कौन दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा दो टर्म्स के इस्तेमाल कर रहे हैं? बताइए। डेबिट और क्रेडिट को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जब आप एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर ₹1000, इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, बट इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है? डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि इस ट्रांजैक्शन में वो दो पहलू कौन से हैं जिसका हमको हिसाब रखना है। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसमें से मैं किसको डेबिट करूं और मैं किसको क्रेडिट करूं। तो ये हमें बताया गया है, एक अकाउंट्स का गोल्डन रूल है। अकाउंट्स का एक गोल्डन रूल है, उस गोल्डन रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करके ये रूल बनाया गया है जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कब किसे डेबिट किया जाए और कब किसे क्रेडिट किया जाए। ठीक है। सो रूल ये कहता है कि जब हम लोग किसी भी चीज का बिजनेस में तुम हिसाब रखो, जब तुम उसको ऑब्जर्व करोगे तो तुम ये पाओगे कि मैं जिसका भी हिसाब रख रहा हूं उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सो देयर आर 3 मेजर क्लासिफिकेशन जिसका हमें हिसाब रखना पड़ता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? आप बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप उस ट्रांजैक्शन में जिन जिन आइटम्स का हिसाब रख रहे हैं, वो आइटम्स यहां पे मैं जो 3 कैटेगरी लिखूंगा, उन तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी के अंदर ही वो फॉल गिरेगा। सो गोल्डन रूल ये बोलता है अकाउंट्स का कि बच्चा बिजनेस में बेसिकली हमें 3 कैटेगरीज, या मैं अपना अकाउंट्स को, अपना हिसाब को 3 ग्रुप या 3 मेजर फैमिलीज में डिवाइड कर सकता हूं। पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। गोल्डन रूल ये बोलता है कि आप बिजनेस में जो भी आइटम्स का हिसाब रखते हैं, वो आइटम या तो रियल होगा नेचर में। रियल मतलब
जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। सो बिजनेस में हर वो चीज का हिसाब रखा जाता है जिसे हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं और जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, हर वो चीज का हिसाब रखा जाएगा। सो मैंने अभी कहा, मैं यहां पे बेंचेस के एग्जाम्पल दिया। अगर मैं बेंचेस के हिसाब रखूंगा तो बेंचेस को आप कौन सा कैटेगरी में रखिएगा? रियल अकाउंट का कैटेगरी में रखिएगा। ये वो सारे, ये यहां पे किनका अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है? यहां पे किनका अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है? हर वो चीजों का, हर वो आइटम्स का जिसे मैं छू और देख सकता हूं। दोज आर रियल इन नेचर। एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कैश भी देख और छू सकते हैं ना, लैंड, मशीनरी, एसेट्रा। ऑल दीज आइटम्स का में एक कॉमन चीज है दैट दे ऑल कैन बी सीन एंड टच। सो दे ऑल फॉल अंडर विच अकाउंट? रियल अकाउंट। ये सब किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? रियल अकाउंट का नियम क्या है? प्लस डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसका मतलब समझे। इन केस ऑफ अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के केस में मैं जिनका भी हिसाब रख रहा हूं, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कैश, लैंड, मतलब जब इन सब चीज हमारे बिजनेस में आते हैं, मतलब जब प्लस होते हैं, तो अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं कभी नहीं बोलूंगा फर्नीचर प्लस। अगर मैंने मशीनरी खरीदा तो मैं अपने बुक्स में कभी नहीं लिखूंगा मशीनरी प्लस। अगर मैंने एक बिल्डिंग खरीदा तो मैं कभी नहीं लिखूंगा बिल्डिंग प्लस, मैं क्या बोलूंगा? बिल्डिंग डेबिट। क्या बोलूंगा? वर्ड यूज करूंगा। सो रियल अकाउंट के केस में द प्लस is represented by debit and the minus is represented by credit only in the case of real account. So in the case of real account, समझ में आ रहा है? in the case of real account मतलब मैं जिन भी चीज का हिसाब रख रहा हूं, अगर मैं उनको देख और छू सकता हूं, और अगर वो बिजनेस में आ रहे हैं, अगर वो बिजनेस में आ रहा मतलब मैंने उसे खरीदा, वो बिजनेस में आया मतलब बिजनेस में वो बढ़ा, तो अगर वो प्लस हो रहा है तो उसकी अकाउंट को, उसके हिसाब को मैं क्या बोलूंगा? डेबिट। और अगर वो बिजनेस से जा रहा है तो उसका हिसाब को मैं क्या करूंगा? उसकी अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट। दिस रूल स्टैंड्स फॉर व्हाट अकाउंट? रियल अकाउंट। क्लियर है? समझ में आ गया? पर्सनल का मतलब यहां पे राम, गीता, सीता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जॉर्ज एकेडमी, ये सर पर्सन्स है। बिजनेस सिर्फ उसी व्यक्ति को पर्सन नहीं मानता है जो नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, जैसे हम और आप, बल्कि बिजनेस एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन को भी इंसान मानता है। जैसे जॉर्ज एकेडमी इज ट्रीटेड एज अ पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन, बट इट इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ट्रीटेड एज अ पर्सन। करेक्ट? सो गोल्डन रूल ये बोलता है कि देखो बेटा, पहले तो तुम लोगों को उन सारे चीजों का हिसाब रखना है बिजनेस में जिसको तुम लोग छुओ दे, उसको तो हिसाब तुमको रख लिया। तो बिजनेस में जितना वो चीज जिसको तुम देख और छू सक रहा है, सबका हिसाब रख लिया। अब गोल्डन रूल बोलता है कि तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के आंख बंद करके सोचना, तुमको उन व्यक्तियों का भी हिसाब रखना पड़ता है जिनसे पैसा मिलता है या जिनको पैसा देना होता है। बिकॉज बिजनेस ट्रांजैक्शन जब करता है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन अपने आप के साथ नहीं कर रहा है। करेक्ट? ऑल्दो देयर आर सम इंटरनल ट्रांजैक्शन, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, वो हम बाद में कौन से बताएंगे, बट अभी
जो हम लोग समझ रहे, टू ट्रांजैक्ट आई नीड अ पार्टी, आई नीड अ पार्टी टू ट्रांजैक्ट। तो जब मेरा किसी व्यक्ति के साथ लेन देन चल रहा है तो उस व्यक्ति का हिसाब रखना जरूरी हो जाता है, ताकि यह पता चल सके कि कौन सा व्यक्ति को आपको कितना पैसा फ्यूचर में देना है या किस व्यक्ति से कितना पैसा फ्यूचर में आपसे आपको लेना है। सो देयरफॉर गोल्डन रूल बोलता है कि तुम देख लो हिसाब रख करके। जो सेकंड कैटेगरी है वो है पर्सन। पहले तो तुमने उन चीजों का हिसाब रख लिया जिनको तुम्हें देखना और छू सकते थे, अब तुम्हें उनका हिसाब रखना है जिनके साथ तुम ट्रांजैक्ट करते हो। समझ में आया? और पर्सनल अकाउंट का नियम है, रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। समझ में आया? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द, मतलब जो रिसीवर है उसे डेबिट करे, मतलब जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसे डेबिट किया जाए और जो व्यक्ति गिव कर रहा है उसे क्या किया जाए? क्रेडिट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस है और ये है व्यक्ति, इंसान। करेक्ट? ध्यान दीजिएगा, गलती से भी आपको इस व्यक्ति की तरफ से नहीं बल्कि आपको किसके तरफ से सोचना है? बिजनेस। सो अगर बिजनेस इस व्यक्ति को पेमेंट कर रहा है कुछ, सो यह व्यक्ति बिजनेस के लिए क्या बन गया? रिसीवर। क्या बन गया? सो इस व्यक्ति का अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और अगर ये व्यक्ति बिजनेस को पैसा दे रहा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यक्ति मेरे लिए कौन है? गिवर। कौन है मेरे लिए? सो इस व्यक्ति का अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। गलती से भी ऐसे मत सोच लेना। अगर जैसे तुमने इस व्यक्ति की तरफ से सोचना शुरू किया तो पूरा कहानी उल्टा। इस डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस के नजरिए से कौन रिसीवर है और बिजनेस के नजरिए से कौन गिवर है। क्लियर? नॉमिनल। गोल्डन रूल का तीसरा नियम बोला, देखो आपने तो उनका हिसाब रख लिया जिनको आप देख और छू सकते हो, आपने तो उनका भी हिसाब रख लिया जिन व्यक्तियों के साथ आपका ट्रांजैक्शन होता है। करेक्ट? हाँ या ना? गोल्डन रूल का तीसरा नियम बोलता है, भैया आप सब चीज का हिसाब रख लिए, अब इनका हिसाब नहीं रखोगे? अपने बिजनेस में हो रहे खर्चे और अपने बिजनेस में हो रहे आमदनी, आपके एक्सपेंसेस और आपके इनकम, इनका भी तो हिसाब रखना है। सो नॉमिनल अकाउंट में आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम बोल लो या गेन्स। सो नॉमिनल अकाउंट का नियम है, रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसी भी तरह का नुकसान और खर्च क्या होगा हमारे लिए? डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। किसी भी तरह का इनकम या गेन क्या होगा मेरे लिए? क्रेडिट। समझ में आया? सो इसको ऐसा बोल सकते हैं, जब हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ता है, क्या होता है? प्लस बढ़ता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? सो इन द केस ऑफ एक्सपेंसेस, व्हेन द एक्सपेंसेस में प्लस होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। और इन द केसेस ऑफ इनकम्स एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स, जब इनकम और गेन बिजनेस में बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। इसको मेमोराइज करने का, इसको समझने का एक और तरीका, दो चेहरा को याद रखो, एक और एक, ये एक स्माइली फेस है, एक सुख भरा फेस है, ये हंस रहा है, और ये एक दुखी फेस है। बेटा बिजनेस में जब जब मुस्कुराहट आए
तो क्रेडिट करो, हाँ या ना। और बिजनेस में जब जब दुख का बादल छाए तो क्या करो, डेबिट करो, सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया, समझ में आया। सो बिजनेस में जब जब सुख, सुख कब आएगा, जब इनकम्स होंगे, जब रेवेन्यूज होने लगेंगे, जब आमदनी होगी, जब गेन्स होंगे, तब मेरा क्या होगा, उन सबको क्या करेंगे, क्रेडिट। दुख कब होगा हमको, जब मेरा नुकसान होगा, मेरा खर्चे होंगे, तो क्या होंगे, हमको दुख होगा, तो मेरा डेबिट करेंगे। सो द एंटायर गोल्डन रूल इज अबाउट दैट द अकाउंटिंग प्रोसेस, द एंटायर अकाउंट्स, वो सीधा बोल दिया, अकाउंटिंग गोल्डन रूल सीधा ये बोल रहा है कि तुम लोग जिसका भी अकाउंट्स बनाओ, एक छोटा सा चाय स्टॉल का बनाओ या एक मल्टी मिलियनियर कंपनी का बनाओ, मल्टीनेशनल कंपनी का बनाओ, तुम बेटा जो भी हिसाब बनाओगे, तुम्हारा सारा हिसाब इन 3 कैटेगरी में ही सीमित है। इसके बाहर तुम्हारा हिसाब रखने का स्कोप है ही नहीं। सो योर स्कोप इज लिमिटेड। आपका हिसाब का जो स्कोप है वो दायरा इन 3 आइटम्स के अंदर घूम रहा है। आपको हिसाब रखना है ना, आप किसका हिसाब रखोगे, हर वो चीज इसको देखो छू सकते हो उसके हिसाब रखोगे। दूसरा ऑप्शन, इंसानों के हिसाब रखोगे जिसके साथ आपका ट्रांजैक्शन है। और तीसरा हिसाब किसका रखना है, तीसरा हिसाब आपको अपने खर्चे और आमदनी का रखना है। इनको छोड़ करके और कुछ हिसाब रखने के लिए है ही नहीं। बात समझ में आया, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट इज पर्सनल, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल। सो रियल अकाउंट, whatever we can see and touch, उसका नियम है डेबिट what comes in, क्रेडिट what goes out। डेबिट जो आए बिजनेस में, बट जो बिजनेस में आए वो डेबिट हो, और जो बिजनेस से जाए वो क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि डेबिट का शॉर्ट फॉर्म को हम लोग डीआर बोलते हैं और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म को सीआर बोलते हैं। देखिए, क्रेडिट शब्द में CREDIT, उसमें आर शब्द का उपयोग होता है, लेकिन डेबिट शब्द में DEBIT, यहां तो आर शब्द का उपयोग नहीं होता। देन व्हाई डेबिट का शॉर्ट फॉर्म इज डीआर एंड क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म इज डीआर। तो इसका लॉजिक यह है दैट डीआर is not a short form of debit. DR is an abbreviation which means debit report. मतलब it has been reported to the debit side of the account. And CR also stands for credit report. मतलब this item has been credited, has been reported to the credit side of an account. समझ में आया? So DR stands for debit report and CR stands for credit report. ये उसकी अब्रिविएशन है, कोई दिक्कत। दिस इज व्हाट गोल्डन रूल इज ऑल अबाउट। अब हम लोग तुरंत क्या करेंगे, 2-3 ट्रांजैक्शंस लेंगे और वो ट्रांजैक्शंस को इस रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, समझ में आया। सो वट एवर वी हैव स्टडीड, वट एवर वी अंडरस्टूड अबाउट द गोल्डन रूल, लेट्स अप्लाई दैट नॉलेज। बिकॉज एक नॉलेज को लेना और फिर नॉलेज को अप्लाई करना, ये 2 अलग अलग चीज हो जाते हैं। सो मैंने यहां पे आप लोगों का रेफरेंस के लिए मैंने यहां पे गोल्डन रूल को लिख दिया है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जल्दी से रिवाइज कर ले। रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डू नॉट ट्राई टू मग इट अप प्लीज। इफ यू वांट टू मग इट अप, यू वांट टू फॉरगेट। So if you don't want to forget, don't learn it. Simple. Understand it. भूलना नहीं चाहते हो जिंदगी में कोई चीज, तो सबसे बड़ा काम क्या है, याद ना करो। ना याद करोगे ना भूलोगे। तो करना क्या है, समझना है। पहला लेते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर ₹1000। क्या ये ट्रांजैक्शन है, एकदम ट्रांजैक्शन है। क्या ये रिकॉर्ड करने का लायक है, एकदम सर ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहला, अब देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किस लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में। हम लोग किसका सहारा लेते हैं, 2 टर्म्स के यूज किया जाता है। कोडिंग करेंगे बेसिकली हम लोग, कोड के भाषा, जासूसी वाला लैंग्वेज यूज करेंगे हम लोग, ताकि हम ही लोग समझ पाए क्या लिख रहा, हम ही लोग समझ पाए, दूसरा कोई नहीं समझ पाए।
सो वी गोइंग टू कोड इट, और कोड में हम लोग दो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या है वो, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का उपयोग मैथमेटिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के उपयोग के जैसा है, ठीक। सबसे पहला बॉट फर्नीचर फॉर ₹1000, हमें सबसे पहले यह समझना है कि इस ट्रांजैक्शन में वो दो पहलू कौन कौन से हैं जिनका हिसाब रखना है, क्योंकि हमें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करनी पड़ती है, ठीक। सो बच्चा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करना है तो पहले यहां पे समझो आपको किसका किसका हिसाब रखना है। तो एक समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है, तो अगर फर्नीचर खरीदा है तो हमें फर्नीचर का हिसाब रखना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। और इस फर्नीचर को अगर खरीदा है, कुछ मैंने अगर लिया है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ दिया भी होगा, 100%। क्या दिया मैंने, 1000 रुपए दिया है, ठीक। सो कैश दिया है मैंने। सो फर्नीचर मेरा लेन है और देन मेरा क्या हो गया, कैश। अब तुम्हें क्या करना है, यह जानना है कि ये फर्नीचर और कैश को इन तीन कैटेगरीज के अंदर, इन तीन में से कौन से कैटेगरी के अंदर में फर्नीचर और कैश को रखोगे। पहले फर्नीचर को देखते हैं। फर्नीचर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो फर्नीचर बच्चा क्या हो गया हमारे लिए, रियल। कैश को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो कैश को किसके अंदर में रखेंगे, रियल। सो कैश भी तुम्हारे लिए क्या हो गया, रियल हो गया। सो पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि वो दो पहलू कौन कौन सा है जिसका हिसाब रखना है, वो दो आइटम्स कौन कौन सा है जिसका हिसाब रखना है, क्या लेन और क्या देन है जिसका हिसाब रखना है, और उसके बाद वो किन कैटेगरीज के अंदर में आ रहे हैं। हो गया क्लियर, ये क्लियरिटी हो गया। अब जब हमने ये पहचान लिया कि ये दोनों रियल के अंदर में है, अब रियल के रूल को रेफर करेंगे। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड, बट इसमें आया कौन, राइट, वेरी गुड। तो फर्नीचर का अकाउंट को ऐसा लिखते हैं हम लोग, फर्नीचर अकाउंट मतलब फर्नीचर का हिसाब क्या हुआ, डेबिट। सो फर्नीचर का हिसाब विल बी रिपोर्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। कैश क्या हो रहा है, जा रहा है ना, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट, गोज आउट। सो यहां पे क्रेडिट शब्द के इस्तेमाल नहीं करके हम लोग क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, लेकिन यहां पे जर्नल एंट्री में सीआर नहीं लिखते। ये जो टू मैंने लिखा दैट इज अंडरस्टूड, दैट इज फॉर क्रेडिट। क्लियर है। सो हमने लिखा देखो कैसे, फर्नीचर, बोलिए पढ़िए मेरे साथ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, आसान लगा। हमेशा डेबिट ऊपर रहेगा और क्रेडिट उसके, जब एंट्री पास करते हैं हम लोग तो सो हमेशा फर्नीचर जैसे हमेशा डेबिट आइटम ऊपर, क्रेडिट आइटम नीचे। सो जर्नल एंट्री में कैसे पढ़ेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जो मैंने थोड़े देर पहले जो पहला सेशन में मैंने आपको बताया था कि वो जो जर्नल में हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को, उसे हम लोग, ये हुआ मेरा, ये लैंग्वेज में हम लोग जर्नल में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एंड दिस इज नथिंग, दिस इज माय जर्नल एंट्री। Why we are calling it journal entry, you know, because this is how and this is the language in which we are going to record the transaction in the journal. इस लैंग्वेज में ये है मेरा वो भाषा, ये है मेरा वो अकाउंट्स का लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम ये अपने ट्रांजैक्शन को जर्नल में क्या करिए किया, रिकॉर्ड किया। इसका एक फॉर्मेट भी होता है, वो फॉर्मेट में हम लोग आएंगे, बट पहले हम लोग एंट्री बनाना सीख जाए। फॉर्मेट बहुत बड़ा चीज नहीं है। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर, फिर से देखो, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। हमने फर्नीचर खरीदा, राम से खरीदा। तो अब अगेन तुमको इस ट्रांजैक्शन में लेन देन, अगेन तुमको इस ट्रांजैक्शन में तुमको देखना है कि वो कौन कौन सा चीज का तुमको हिसाब रखना है। बच्चा मैंने फर्नीचर खरीदा, करेक्ट, तो एक फर्नीचर का तो हिसाब रखेंगे। बेटा जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, अगर जब भी जिंदगी में तुमको कुछ तुम पाते हो, ये जिंदगी का उसूल है। और अकाउंट्स ना अपना लाइफ, जिंदगी का प्रिंसिपल के साथ, अपने लाइफ के साथ बहुत मैच करता है। लाइफ में भी कोई इंसान बिना खो के कुछ नहीं पाता है, उसी तरह अकाउंट्स में भी तुम बिना खोए कुछ पाओगे नहीं, बिना दिए तो कुछ पाओगे नहीं। अगर तुमको फर्नीचर मिल रहा है
तो तुमने जरूर कुछ ना कुछ दिया है। यही हमारा लाइफ का भी सिद्धांत है कि एक इंसान अपने लाइफ में भी बिना कुछ खोए कभी नहीं पाएगा, बिना कुछ साक्रिफाइस, उसको कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज का। अगर तुम्हें भी जिंदगी में सक्सेस पाना है, अगर अकाउंट्स में 95 स्कोर करना है, वो पाना, तो उसको पाने के लिए तुमको बहुत कुछ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वो खोना पड़ेगा, तो वो आएगा मार्क्स। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। अगर आपने कुछ पाया, आपने फर्नीचर पाया है, तो आपने जरूर कुछ ना कुछ दिया है। पहला केस में क्या दिया था? कैश। दूसरा केस में कैश नहीं दिया, क्योंकि वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है? क्रेडिट। तो फिर हमने यहां पे क्या दिया? प्रॉमिस। और मैं प्रॉमिस का हिसाब नहीं रखता, मैं अपने वचनों का हिसाब नहीं रखता, एक्चुअली मैं हिसाब उन व्यक्तियों का रखता है जिसको मैंने वचन दिया है। बात समझ में आ रहा है? आज तुम ही सोचो ना, तुमने 5 दोस्तों से पैसा उधार लिया और 5 को तुमने प्रॉमिस दिया पैसा वापस करने का, तो तुम अगर अपना खाता में लिखोगे प्रॉमिस टू पे ₹100, प्रॉमिस टू पे ₹200, प्रॉमिस टू पे ₹300, प्रॉमिस टू पे ₹500, नाउ यू टेल मी व्हाट इज मिसिंग हियर? Yeah, to whom this promise was made? So what should you record? To whom the promise was made? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि सो प्रैक्टिकल, कितना लॉजिकल चीज है। सो हम किसका नाम लिखेंगे यहां पे? राम। सो दो पहलू आ गया मेरा, एक फर्नीचर और दूसरा राम। अब फर्नीचर को इन 3 कैटेगरी में किस में डालोगे? फर्नीचर को किस में डालोगे? रियल। वेरी गुड, ये रियल है, हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। राम को किसके अंदर में डालोगे? पर्सनल। वेरी गुड, पर्सनल में डालोगे। ओके, ये पर्सन है, ठीक। बच्चा, रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। बच्चा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया कि गया? यानी कि फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, हो गया। अब रियल अकाउंट को भूल जाओ, क्योंकि अब सेकंड जो राम वो किसके अंडर में आता है? पर्सनल में। क्या है? डेबिट द एंड क्रेडिट द। अब आइडेंटिफाई करो, राम रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। राम ने दिया है, क्या दिया है? क्या दिया राम ने हमको? राम ने हमको फर्नीचर दिया है। इज अ गिवर। ही हैज गिवन मी व्हाट? ही हैज गिवन मी व्हाट? ही हैज गिवन मी द फर्नीचर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, करेक्ट? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, राम ने हमको फर्नीचर दिया। आपको यहां पे 1-2 जन बैठ के सोच रहा है कि नहीं सर, आप जो झूठ बोल रहे हैं, राम तो गिवर नहीं सर, राम तो रिसीवर है, क्योंकि राम को प्रॉमिस मिला है, ये आप सोच रहे हैं। बेटा, वो एंगल से नहीं सोचना। मैंने कहा था कि प्रॉमिस शब्द को हटा के उसके बदले में क्या लिखेंगे? राम को लिखेंगे, राइट? मैं प्रॉमिसेस का हिसाब नहीं, बल्कि व्यक्तियों का हिसाब रखूंगा जिसको प्रॉमिस दिया गया है। सो प्लीज आप यह ना सोचे कि राम इज अ रिसीवर ऑफ द प्रॉमिस। नो, राम इज अ प्रॉमिसी टू हुम द प्रॉमिस वाज गिवन। मेरा बात समझ में आ रहा है? सो आपको राम से मिला है। राम को अगर आपको फर्नीचर नहीं देता तो आप उसको प्रॉमिस देने जाते क्या? हाँ, द प्रॉमिस वॉज इन द रेसिप्रोकेशन ऑफ द फर्नीचर जो आपको मिला। प्रॉमिस जो आपने दिया वो फर्नीचर के बदले में था। सो आपको फर्नीचर मिला है राम से। सो राम विल बी व्हाट? गिवर। सो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? टू राम अकाउंट। क्लियर है? समझ में आया? थर्ड आते हैं, पेड सैलरी ₹500 कर देते हैं। यहां पे पेड सैलरी, सैलरी क्या होता है? जब आपके स्टाफ आपके लिए, जब आप स्टाफ से अपना सर्विसेज लेते हैं, आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉइज आपके लिए जब 1 महीना काम कर लेते हैं या कुछ समय के लिए काम कर लेते हैं, तो उसकी सर्विसेज के बदले में आप उसको क्या देते हैं? एक रेम्यूनरेशन पे करते हैं, एक कॉम्पनसेशन पे करते हैं, जिसे हम लोग सैलरी के नाम से जानते हैं, राइट? बच्चा, याद रखना, हिसाब उन व्यक्तियों का नहीं रखा जाता है जिन्हें सैलरी दिया जाता है, हिसाब सैलरी का रखा जाता है कि कितना सैलरी दिया गया। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं सैलरी सर्वेश को दे रहा हूं तो मैं सर्वेश का हिसाब नहीं रखूंगा, मैं किसका हिसाब रखूंगा? सैलरी का, कि कितना सैलरी मैंने सर्वेश को दिया। यहां पे क्लियर है ये चीज? सो यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ सैलरी। सो यहां पे इस ट्रांजैक्शन में जब मैं 2 पहलू का बात कर रहा हूं,
यहां पे इस ट्रांजैक्शन में दो पहलू जिसको मैं रिकॉर्ड करूंगा वो क्या है? एक सैलरी। क्यों सैलरी? क्योंकि आपने सर्विस लिया था, करेक्ट, तो सैलरी। और दूसरा ये सैलरी आप किस में दिए? कैसे दिए? कैश। तो दूसरा हिसाब आपको किसका रखना है? कैश। सो देयरफॉर दो पहलू जो आ रहा है यहां पे निकल के, एक सैलरी और दूसरा कैश। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका किसका हिसाब रखना है, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया भी किसका किसका हिसाब रखना है, अब हमें यह काम करना है कि सैलरी रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है? बताओ। नॉमिनल, क्योंकि सैलरी किसके अंदर में, सैलरी क्या हो जाता है हमारे लिए? एक एक्सपेंस है। कैश मेरे लिए क्या है? रियल। हो गया। अब इसको एंट्री पास करना है, करेक्ट। सो बच्चा सैलरी नॉमिनल, नॉमिनल का क्या नियम है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। बिजनेस जब सैलरी देता है तो हंसते हंसते देता है क्या? चेहरे में दुख आ जाता है, खर्चा है वो। सो देयरफॉर सारे दुखों को डेबिट किया जाए, सैलरी अकाउंट डेबिट, करेक्ट, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और कैश मेरे लिए क्या है? रियल। कैश मेरे लिए क्या है? रियल। रियल का क्या नियम था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। कैश आया कि गया? गया। गया ना, आया नहीं, गया। आप बिजनेस है, आप एम्प्लॉय नहीं है, आप नौकर नहीं है। आप मालिक समझे अपने आप को नौकर ना समझे, अपने आप को एम्प्लॉय ना समझे। अगर आपने एम्प्लॉय समझ लिया तो आप बोलोगे पैसा आया। आप पैसा आपको आ नहीं रहा है, आप तो बिजनेस है, पैसा जा रहा है। सो पैसा जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। समझ में आया? सो किस तरह से हम लोगों ने इन रूल को अप्लाई किया। सो द फर्स्ट पार्ट वाज ऑफ द सेशन to understand the rule, and the second part what we did is the application of this rule. You can mug up the rule, but you cannot mug up, you cannot learn, you cannot memorize how to apply. Application तो समझा जाएगा। So ये समझना है कि कैसे मैं इनका एप्लीकेशन करूं। थोड़ा सा क्लैरिटी आया? आया है? ये हम लोग ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस। अब हम लोग साइकिल पे चल रहे हैं, अब साइकिल पे चढ़ने की तैयारी हो गई है। मैंने पहले दिन कहा था बेटा अकाउंट साइकिल है, जितना चलाओगे उतना बेहतरीन प्रैक्टिस, उतना परफेक्ट बनोगे। साइकिल पे बिना चढ़े साइकिल चलाई नहीं जा सकता। अब हम लोग साइकिल पे चलने की तैयारी कर रहे हैं। साइकिल को कैसे चलाया जाता है उसका थ्योरी दे दिया गया। अब वो थ्योरी आपने सुन लिया है, समझ लिया है, अब साइकिल पे बैठ के उसको इंप्लीमेंट करना है। ये दो अलग अलग चीज है, ये दो अलग अलग चीजें बच्चा याद रखना। समझ में आ रहा है?